dear students and viewers, my name is M. Kumar Sharma and I welcome you to my YouTube channel Grow Shine Classes. आज की क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके खातिर। दरअसल बात यह है कि इकोनॉमिक्स किस सेक्टर में, किस फील्ड में इकोनॉमिक्स नहीं अप्लाई होती है। हर फील्ड में इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है, चाहे प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर सेक्टर इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करता है। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल का मतलब मेरा यह है कि हर जगह ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स्ड हैं, लिमिटेड हैं। इसी वजह से हमें सोचने की जरूरत पड़ती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। अब आइए देखते हैं, इकोनॉमिक्स में अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर्स का जो इनकम होता है वो स्कार्स्ड होता है, उसकी इनकम स्कार्स्ड होती है। लेकिन जो बाजार में जाता है तो सब चीजें खरीदना चाहता है, उसको सब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। इसलिए उसको वहां पर बाजार में मन ही मन में रैशनलाइज होने की जरूरत पड़ेगी, उसे इकोनॉमिक्स लगानी पड़ेगी। अब सवाल इस बात का है, इकोनॉमिक्स क्या चीज है? तो इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब चुनाव करना आपको कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किस जरूरत में किया जाए। अब सारी वांट्स तो सेटिस्फाई की नहीं जा सकती हैं, तो कुछ वांट्स को छोड़ना पड़ेगा, कुछ वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सब वांट्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर आपको इकोनॉमिक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपको कम से कम, यानी कंज्यूमर को कम से कम इनकम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। इसी प्रकार से अगर हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर की बात करें तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब लिमिटेड है। जमीन लिमिटेड है, कैपिटल पूंजी लिमिटेड है, एफिशिएंट लेबर लिमिटेड है और एंटरप्रेन्योर भी लिमिटेड हैं। इसलिए बिजनेस सेक्टर को भी यह सोचना पड़ता है कि हम कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करें, अर्थात कम से कम प्रोडक्शन में हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। तो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स लगाता है अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने के लिए, जबकि प्रोड्यूसर इकोनॉमिक्स लगाता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू है, टैक्सेस के तौर पे या किसी भी सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू लिमिटेड होते हैं। जबकि अगर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे खर्चा करना चाहे तो गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होता है। जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जरूरतें बहुत ज्यादा है कि पुल बनाएं, सड़कें बनाएं, पार्क बनाएं, क्या हॉस्पिटल्स बनाएं, क्या बनाएं, ऑफिसेस बनाएं। तो बहुत सारी चॉइसेस हैं गवर्नमेंट के आगे भी कि इसमें खर्चा करें कि उसमें खर्चा करें कि इसमें करें कि उसमें करें। अब गवर्नमेंट उस सेक्टर में उस पर्टिकुलर नीड को पहले कंप्लीट करेगी जिससे समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे जीवन में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा महत्व है। एक जो अनपढ़ आदमी भी होगा ना, तो वो भी बाजार में उसको खुद पता नहीं मैं इकोनॉमिक्स लगा रहा हूं, क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है। अब जब वो बाजार में जाता है तो यही तो सोचता है कि भैया खरबूजा लूं कि तरबूज लूं। अब खरबूज मिल रहा है 60 रुपए किलो और तरबूज मिल रहा है 20-30 रुपए किलो, और इतने बड़े बड़े 2-3 तरबूज अपने घर ले आया तो उसको मन को सेटिस्फेक्शन मिली। लिमिटेड इनकम को उसको लगा मैंने बेहतरीन तरीके से खर्च करा है ताकि घर में सब खाएं और मजे करें। कहने का मतलब यह है कि हम लिमिटेड इनकम में अपने अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें,
कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। और एक प्रॉब्लम और है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्कार्स्ड, एंड थर्डली resources are having their alternative uses. So that's why economic problem will definitely arise over there. तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स सरकार भी अप्लाई करती है, इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी अप्लाई करता है, इकोनॉमिक्स कंज्यूमर भी अप्लाई करता है, और इकोनॉमिक्स हर रैशनल बंदा करता है जो मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है कि कौन सी जगह पे खर्चा करने पर मुझे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक्स की, बहुत ही आपके जीवन से जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स। इतना घबराने की जरूरत नहीं है इससे। और अब तो 12th क्लास में बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स थी, अब 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमी आ गया है, जिसमें एक हिस्ट्री के तरह सिर्फ आपको पढ़ना है। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई मैथमेटिकल सेगमेंट नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, कोई ग्राफ्स नहीं है। इस तरीके से अब सिर्फ 12th क्लास में एक झंझट है, और वह है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके सामने, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मैक्रो शब्द को आप समझिए। MAKRO, मैक्रो। मैक्रो मीन्स विशाल, लार्ज, and here the macro word is derived from Greek term micro, which means large in the context of macroeconomics. Large means economy as a whole. Large means economy as a whole. So macro is that branch of economics which studies economy as a whole. इकोनॉमी में जितने भी यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल है, फर्म है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर पूरे कुल मिला के पूरी कंट्री है, ये सारा मटेरियल मैक्रो का है। मीन्स वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एज अ होल। हर सेक्टर को हम इसमें स्टडी करते हैं। So it is obviously, so macro is that branch of economics which studies economy as a whole. So इसके बाद ये हमने बात करी मैक्रो की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। So economics में, economics studies that how an individual, firm and country make the best utilization of limited resources as to satisfy their unlimited wants. तो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के स्टडी करता है, किसी भी बंदे को स्टडी कर सकता है, वो फर्म को स्टडी कर सकता है, फर्म की डिमांड और सप्लाई क्या है, कंज्यूमर को स्टडी कर सकता है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, और पूरी कंट्री को स्टडी कर सकता है कि पूरी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड टोटल कितनी है। तो सबको टोटल मिला करके इट विल बी कॉल्ड एग्रीगेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमी। सो इट वाज द इकोनॉमिक्स। इन द सेकंड वर्ड्स वी कैन से, और अगर हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में कहना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल और फर्म आएंगी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल, फर्म और पूरी कंट्री शामिल की जाएगी। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, तो उसमें सिर्फ इंडिविजुअल और फर्म की स्टडी कर रहे हैं आप। एक इंडिविजुअल की डिमांड या सप्लाई, या एक पर्टिकुलर फर्म की सप्लाई और डिमांड को आप स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, सवाल इस बात का है, वंस अगेन व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड मेकिंग चॉइस। यही स्टडी करती है इकोनॉमिक्स कि ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी इकोनॉमिक सेक्टर किस तरीके से बिहेव करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है जब उसकी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और उसके पास रिसोर्सेस सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्कार्स्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली तब इकोनॉमिक्स लगाएगा।
तो इकोनॉमिक्स यही स्टडी करती है कि उस समय हम कैसे बिहेव करते हैं। जाहिर सी बात है उस समय हम रैशनल बिहेवियर करते हैं। रैशनल मीन्स बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है कि कम से कम ह्यूमन वांट्स हमारी सेटिस्फाई बेहतरीन तरीके से हो सके। और once again it is stated here, economics is about making choice in the presence of scarcity। और scarcity दुर्लभता की उपस्थिति में चयन करना कि किस चीज को हम चूज करें कि जहां हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। सो अब उसके बाद हमारे पास आता है यहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम समटाइम्स कॉल्ड बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, हर कंट्रीज की इकोनॉमी को सेंट्रल प्रॉब्लम से मुखातिब होना पड़ता है, यानी सबको झेलना पड़ता है। बिकॉज कहीं भी रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और जरूरतें असीमित हैं। तो जाहिर सी बात है हमको बेहतरीन इस्तेमाल करना होगा लिमिटेड रिसोर्सेस का। यहां पर हमने बात करी है एक्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट असर्ट्स दैट इकोनॉमीज फाइनाइट लिमिटेड रिसोर्सेस आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स। हमारी जो कंट्री में है किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज हमारे इनसफिशिएंट होते हैं, मसलन उनकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। और दस इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ टू एलोकेट scarce resources efficiently to satisfy human wants। कुल मिलाके हर शख्स तमन्ना रखता है बाजार खरीदने की, लेकिन इतनी हैसियत नहीं होती है उसकी जेब की। अब सारी तमन्नाएं तो सेटिस्फाई होंगी नहीं, तो आपको इस कदर इस बेहतरीन तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। ये चाहे मैं किसी कंज्यूमर के लिए बोल रहा हूं, चाहे मैं किसी प्रोड्यूसर के लिए बोल रहा हूं, चाहे मैं सार्वजनिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को बोल रहा हूं, ये सब जगह इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। मैंने पहले भी कहा था कंज्यूमर इसलिए इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करता है कि उसको कम से कम इनकम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। प्रोड्यूसिंग सेक्टर इसलिए इकोनॉमिक्स लगाता है कि उसकी लागत, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो सके और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। यह बात है। सिमिलरली मैंने गवर्नमेंट के बारे में बोला था, गवर्नमेंट की भी रेवेन्यूज, आय, इनकम कम होती हैं और देश में सरकार की तरफ से खर्चे ज्यादा किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार की भी ये समस्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसी सोच को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करनी है तो उसमें इंडिविजुअल, फर्म और पूरा देश, एंटायर कंट्री शामिल है। और अगर आप माइक्रो की बात करोगे तो इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल की आप स्टडी कर सकते हैं, उसमें एंटायर कंट्री नहीं आता है। बात हम करते हैं वंस अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर हम बड़े लेवल पे सोच के चलें, इकोनॉमिक पॉलिसीज जिस तरीके से क्रिएट की जाती हैं तो पूरे बड़े लेवल पर ही की जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज सच इकोनॉमिक क्वेश्चंस दैट कंसर्न टू दी welfare of all the residents of a country. These questions are employment for the residents, growth of output in the economy, the problems of price inflation, problem of depression, and in the different sector of economy. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से समझो, ये पूरी इकोनॉमी की तरफ से, मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ से इन तमाम चीजों पर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है।
इनको कंसीडर करती है कि भाई ऐसा है, एक बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, रोजगार की समस्या कैसे सॉल्व की जाए, साथ में महंगाई कैसे कम की जाए। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिला के मुद्रा है, मनी है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। एक छोटी सी चीज के लिए हमें ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, वही हो गया इन्फ्लेशन। कुल मिला के पैसे की वैल्यू की रेयर क्वांटिटी बढ़ रही है। और इस प्रकार से ग्रोथ ऑफ आउटपुट, इकोनॉमी में टेक्नोलॉजीज किस तरीके से इस्तेमाल किए जाए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और कम से कम कीमत में लोगों तक पहुंच सके। और इस प्रकार से प्राइस इन्फ्लेशन रोका जाए और जो डिप्रेशन की स्थिति है उससे निपटा जाए। डिप्रेशन मीन्स अगर इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड न रहे। इन 1929 से 31 के अराउंड वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन चला था यूरोप में, मैं उसकी बात करूं। उस समय एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया था एग्रीगेट डिमांड से। इसमें हम डिफ्लेशन की स्थिति कहेंगे। इस समय चारों तरफ वस्तुएं होती हैं और डिमांड नहीं होती, बिकॉज परचेसिंग पावर लोगों की खत्म रहती उस समय। तो उस समय चीजें सस्ती भी हो जाएं तब भी कोई नहीं खरीद पाता है। तो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, यानी डिफ्लेशन। वो इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा है। तो मैं बात कर रहा था यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आपने देखा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इकोनॉमिक्स का ये न्यारा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट कई लोगों के आज तक समझ में नहीं आया, जबकि बड़ा सिंपल है। ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दिस वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास का। ये आपकी 40 नंबर की है और 40 नंबर की आपकी इंडियन इकोनॉमी है 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो आपको जनरल सब्जेक्ट अगर समझ में आया हो तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon. So see you in the next class. Till then, take care. Bye.